नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ेगी और छात्रों को विश्व स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने का मिलेगा अवसर। कोविड-19 महामारी से निपटने में IIT गुवाहाटी की भूमिका की सराहना। देश में एक दिन में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या अब तक की सबसे अधिक 1 लाख से ऊपर पहुंची। राज्य में कोविड-19 के 210 नए मामले किए गए दर्ज। राजधानी ईटानगर में सोमवार को आए संक्रमण के 101 नए मामले। आज विश्व गेंडा दिवस। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक। एक सींग वाले गेंडों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति के आधार पर सरकार कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए IIT गुवाहाटी की दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने आज 300 विद्यार्थियों को PhD डिग्री दी जाने की सराहना की है। कोविड-19 महामारी से निपटने में IIT गुवाहाटी की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये संस्था क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से निपटने तथा अनुसंधान के जरिए स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोविड महामारी से लड़ाई में IIT गुवाहाटी की भूमिका की सराहना की। कि IIT गुवाहाटी पहली ऐसी IIT है जिसने ई-मोबिलिटी पर 2 साल का रिसर्च प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि IIT गुवाहाटी बीटेक लेवल के सभी प्रोग्राम्स में साइंस और इंजीनियरिंग के इंटीग्रेशन को भी लीड कर रही है। हम पूर्वोत्तर को, देश और दुनिया को ऐसा बहुत कुछ दे सकते हैं जो इनवैल्यूएबल होगा। साथियों, असम और पूर्वोत्तर देश का ऐसा रीजन है जो पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है, लेकिन इस रीजन को फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और कई इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसी आपदाएं भी घेरती रहती है। इन डिजास्टर से निपटने में इन राज्यों के एनर्जी और एफर्ट्स खर्च होते हैं। इस समस्याओं से इफेक्टिवली निपटा जाए, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मैं IIT गुवाहाटी से भी अनुरोध करूंगा कि आप एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी करें। ये सेंटर इस इलाके की आपदाओं से निपटने की एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेगा और आपदाओं को अवसर में भी बदलेगा। I acknowledge and thank IIT Guwahati fraternity for their contribution and I am informed प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र के समक्ष विश्वास का संकट बना रहेगा। प्रधानमंत्री कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज विश्व को ऐसे बहुपक्षवाद की जरूरत है जो मौजूदा समय की वास्तविकता, सभी पक्षों की अभिव्यक्ति, समकालीन चुनौतियों के समाधान और मानव हित पर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर स्वीकृत घोषणा पत्र से स्पष्ट है कि विश्व में संघर्ष रोकने, विकास सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने, असमानता दूर करने और डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ समान रूप से पहुंचाने की दिशा में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि विश्व आज संयुक्त राष्ट्र की वजह से बेहतर स्थिति में है।
We pay tribute to all those who have advanced the cause of peace and development under the UN flag. While much has been achieved, the original mission remains incomplete. And the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities. India looks forward to working with all other nations toward this end. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहेश चाय ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए पारित किए गए 2 विधायकों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश भर के किसानों को अपने उत्पाद की वाजिब और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल सकेंगी। वहीं किसानों को इस बात की भी आज़ादी होगी कि वे अपनी इच्छा से अपने कृषि उत्पादों को बेच सकेंगे। ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर चाय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन संगठन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि किसान, विशेषकर छोटे किसान, अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए एफपीओ के जरिए बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सके। अभी जो एक्ट पास किया गया है हमारे केंद्र सरकार द्वारा, उसमें किसानों को आजादी दिया गया है कि आप अपना प्रोड्यूस, जो अपना मेहनत से आप कमा रहे हैं, जो उगा रहे हैं, उसको आपका मर्जी है कि आप मंडी में बेचना चाहते हो या मंडी के बाहर में बेचना चाहते हो। चीफ मिनिस्टर कृषि समूह योजना में जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रहा है और हमारा राज्य सरकार भी बहुत जोर दे रहा है, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना ज्यादा से ज्यादा हो, छोटे से छोटे जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो स्मॉल टाइम फार्मर्स है, वो इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और उनका जो उत्पाद है वो एफपीओ के जरिए से अच्छे दामों में अच्छी जगह बिके, इसके लिए हमारे राज्य सरकार भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,01,467 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 80.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75,083 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 44,97,867 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ने से यह सुनिश्चित हो गया है कि देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में संक्रमितों का प्रतिशत 17.54% हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण में 1,053 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ मृतकों का आंकड़ा 88,935 हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को रिकॉर्ड 235 कोविड रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 210 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 7,595 हो गई है, जिसमें से 1,938 सक्रिय मामले हैं और अब तक 5,644 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीमारी से राज्य में अभी तक 13 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 101 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से ट्रिम्स से 30, पेड क्वारंटीन सेंटर से 25, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कार्यालय नाहरलगुन से 11, बंदरदेवा चेक गेट से 10, कोविड केयर सेंटर जू एरिया से 8, नीबा अस्पताल से 8, हिमा अस्पताल से 6, आरके मिशन अस्पताल से 2 और राज्य क्वारंटीन सुविधा केंद्र लेकी से 1 मामला सामने आया है। वहीं चांगलांग से 18 और पाके केसांग जिले से 12 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पापुमपारे जिला मुख्यालय यूपिया में कार्यरत अधिकारियों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय यूपिया को कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, अलमारी, कुर्सी और विद्यालय के लिए ज़रूरी अन्य दूसरी वस्तुएं प्रदान की। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ओबी जिर्दो रूमी ने बताया कि विद्यालय को कंप्यूटर और प्रिंटर मिलने से शिक्षकों को परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने और दूसरे कामकाज में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए आवश्यक वस्तुएं मिलने से छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी और अन्य ज़रूरतें भी पूरा होगी। आज यहाँ पे जो जितना भी यहाँ यूपिया हेडक्वार्टर का ऑफिसर्स है, तो उन्होंने एक डेस्कटॉप, एक हम लोग का ये कंप्यूटर दिया स्कूल का यूज़ के लिए ना, तो उन लोग मिल के आज यहाँ में हम लोग को पहुँचा दिया। तो और बाकी जो अलमारी है और प्लास्टिक चेयर है, कुछ स्कूल का जो जितना भी यूज़ के लिए उन लोग डोनेट किया गया है। यहाँ पे हम लोग अभी तो हम लोग का यहाँ इस कंप्यूटर का हम लोग ये फैसिलिटी भी नहीं था, तो अगर ये कंप्यूटर होने का बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन पेपर है या ऑफिशियल लेटर है, हम लोग इसी का द्वारा हम लोग यूज़ करेंगे। और बच्चों लोग के लिए भी हम लोग वही ये होगा, उन लोग को तो यहाँ से कॉपीज़ वगैरह और क्वेश्चन पेपर्स वगैरह यही से हम लोग प्रिंट करके अभी दे सकते हैं। आज विश्व गेंडा दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक है। अपने संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में एक सींग वाले गेंडों के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण नीति शुरू की थी। इस नीति के तहत गेंडों के निवास वाले इलाकों को सुरक्षा प्रदान करना, इनकी आबादी के निवास क्षेत्र का विस्तार करना और इससे जुड़ी कामों के लिए निरंतर धन उपलब्ध कराना शामिल है। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले 3000 गेंडे हैं। पेश है रिपोर्ट। जंगलों में मस्ती के साथ घूमते गैंडे जहां डरावने दिखते हैं, वहीं आप इसे निहारे बिना भी नहीं रह सकते। लेकिन इसके औषधि महत्व के मिथक और अवैध शिकार ने इस प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पर ला दिया है। इस प्रभावशाली जानवर को बचाने के उद्देश्य से विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारत गैंडों के संरक्षण के मामले में हमेशा सबसे आगे रहा है। देश में फिलहाल 7 संरक्षित क्षेत्रों में कुल 2980 गैंडे विद्यमान हैं। साल 1999 के बाद से देश में इनकी आबादी लगभग 3.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी हाल ही में असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में गैंडों से जुड़े अपराध का पता लगाने के लिए डीएनए आधारित फॉरेंसिक जांच की शुरुआत की है। इन सभी उपायों ने निश्चित रूप से इस प्रजाति को बनाए और बचाए रखने में मदद की है। पोषण युक्त और सेहतमंद खाना एक स्वस्थ व्यक्ति की सेहत की नींव है। महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार मिले और उनकी सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सितंबर माह देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और मीडिया के माध्यम से पोषण से संबंधित हर जरूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है और पोषण अभियान जन भागीदारी का रूप ले रही है। पेश है ये रिपोर्ट। अगर भारत को कुपोषण से मुक्त करना है तो पोषण के लिए जन भागीदारी और जन अभियान जरूरी है। इसीलिए 2018 से हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह, जिसका उद्देश्य है छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इस साल तीसरा पोषण माह मनाया जा रहा है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक भी यही नारा गूंज रहा है, हर जीवन हो पोषण से रोशन। कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण देना और माताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विमर्श हो रहा है। आंगनबाड़ियों में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गश्त करने में सैनिकों की मदद के लिए लद्दाख के प्रसिद्ध 2 कुबड़ वाले ऊंटों को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लेह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2 कुबड़ या
बैक्टीरियन ऊंटों पर रिसर्च की है जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 170 किलोग्राम भार उठा सकते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रभु प्रसाद सारंगी ने कहा कि 2 कुबड़ वाले ऊंटों पर रिसर्च कर रहे हैं। वे स्थानीय जानवर हैं। उन्होंने बताया है कि चीन सीमा के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाया गया कि वे 170 किलो भार ले जा सकते हैं और इस भार के साथ वे 12 किलोमीटर तक गश्त कर सकते हैं। सारंगी ने कहा है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार इन दिनों कुबड़ वाले ऊंटों की आबादी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिसर्च है वो डबल हम कैमल के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं डबल हम कैमल हैं। इन पे हम लोग 17,000 फीट हाइट तक ईस्टर्न लद्दाख साइड में तो इनका पेट्रोलिंग और लोड कैरिंग का रिसर्च किए हैं। तो इनमें ये पता चला है कि इनका जो लोड कैरिंग है वो 170 kg है एट द हाइट ऑफ 17,000 फीट। तो ये ईस्टर्न लद्दाख का जो रेतीला इलाका है, प्लेटू है, उसमें ये पेट्रोलिंग के लिए बेहतर है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।